टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चकिया में चाट व्यापारी पर चली गोली। चाट व्यापारी राकेश कुमार वैस का आरोप, अतीक के गुर्गे नबी अहमद के लड़के सबी अहमद ने चलाई गोली, बाइक छोड़कर भागे हमलावर। राकेश कुमार वैस चाट व्यापारी के पैर में लगी गोली। चाट व्यापारी का आरोप कि अतीक के गुर्गे नबी अहमद ने मांगी थी रंगदारी। पुलिस पर भी मामला दर्ज न करने का लगाया आरोप। चाट व्यापारी ने बताया अपनी जान का और अपने परिवार का खतरा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वहीं इस मामले में क्या कुछ कहना है पीड़ित और पीड़ित के परिवार का, आइए दिखाते हैं। पतो अंदर दरवाजा खुला रहती रही सब बेची थी। कौन है, कौन लोग हैं? नबी अहमद का लड़का। नबी अहमद लड़का सभी है, पीछे उसी ने चलाया, आते जो है वो चलाना। हाँ, अब बंदूक लिया रहती बड़ी तमंचा और तब चलाए दी तो धुआं दे लगा। पहले आवाज़ में फिर धुआं, फिर हम पते हम ही नहीं देते, हमने ला दी, हम भागे ला दी, हम टाइम पीछे पतो वो न दूध जाए, दरवाजा चूल्हा जाए। यही डाली रही भाई, पीछे बाइक चलावत रहा, आधे तो लौंडा चलावत रहा, पता नहीं कौन। अब वो चला ला उतना नहीं मालूम, लेकिन जो डोली चलाई थी वो नबी अहमद लड़ता है, 40 बुरसत पहने हैं, दरिया जी भाई यार न लेते न पाए। ये इसकी कापी है, कमिश्नर साहब ने आदेश करा है, फिर भी हमारा नाम राकेश कुमार वैस है। ये रमदारी, नबी अहमद, इस्माइल और इकराम तीनों भाई हैं। मांग रहे 15 लाख रुपए, तो नहीं मकान खाली करो। तो हमने कहा क्यों, तो कहा था कि मकान खाली करो। हमने कहा हम जा रहे हैं थाना FIR कराने, तो कहता FIR कराओगी तो तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। इसीलिए आज ये गोली चली। मेरी FIR लिखी नहीं जा रही है। आज कई दिन से हमने दौड़ रहे, SP साहब का फोन भी गया, लिखी भी, तब भी नहीं मेरी FIR लिखी जा रही है। SO साहब नगरी प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी में जहां जिला प्रशासन और सरकार अभी से जुट गई है, तो ऐसे में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के सवाल पर नवनिर्वाचित महापौर उमेश चंद गणेश केसरवानी का कहना है कि गंगा में जो भी नाले गिर रहे हैं उनको रोका जाएगा और बेहतर व्यवस्था की जाएगी। महाकुंभ से पहले गंगा को हर हाल में स्वच्छ और अविरल और निर्मल रखा जाएगा, जिससे कि स्नानार्थियों को कोई परेशानी ना हो। और क्या कुछ कहना है आइए दिखाते हैं। निश्चित रूप से प्रयागराज की सीमा के अंतर्गत अपने जितने भी नाले हैं उन सब पर पहले से भी काम चल रहा है। अनेक STP का निर्माण हुआ है। उन्हीं सब के चीज़ों का अध्ययन करूंगा, देखूंगा कि उसमें क्या और परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे गंगा के अंदर गिर रहे प्रदूषण को रोका जाए, उसको पूरी शिद्दत के साथ करूंगा। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, माँ गंगा की कृपा से ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ आज। और माँ गंगा के लिए, उसकी अविरलता, निर्मलता और शुद्धता के लिए नगर निगम के द्वारा जो भी किया जा सकता है उसको किया जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे विस्तारित क्षेत्र हैं वहाँ अध्ययन करके, वहाँ की समस्याओं को समझ करके, तो विस्तारित क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करूँगा। एक टोल फ्री नंबर की भी बात। हाँ, और दूसरा, प्रयागराज की प्रत्येक जनता को ये महसूस हो कि नगर निगम हमारा सेवक है, और इस नाते एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, उसकी स्वयं निगरानी की जाएगी और हर एक समस्याओं का समाधान सीधे नागरिक नगर निगम से कनेक्ट हो सके, अपनी बात कह सके, उसकी बातों को सुन करके नगर निगम उन समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसा योजना बना करके पूरे देश काम किया जाएगा। देश में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंग्रेजों से 1947 में व्यास राय द्वारा पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल पंडित नेहरू को सेंगोल यानी राजदंड दिलाया गया था, जो अब संसद भवन की बिल्डिंग में रखा जाएगा। 75 साल से ये पिछले इलाहाबाद संग्रहालय में था, जिसे लोग देखते थे और साथ ही इस राजदंड को कहा जाता था कि अगर सत्ता बदलती है तो उसे दिया जाता था। मगर अब जब जवाहरलाल नेहरू को ये स्टिक मिली थी तो इसे इलाहाबाद संग्रहालय में उन्होंने दिया था और नेहरू गैलरी में ये शोभा बढ़ा रही थी और यहाँ लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। मगर अब ये संसद भवन में रखा जाएगा, जिससे आम जनता अब इसे नहीं देख पाएगी। वहीं इस पर इलाहाबाद संग्रहालय में आए लोगों का कहना था कि ये यहाँ रहती तो ज़्यादा बेहतर होता, अगर उसको वहाँ पर भी रखा जा रहा है तो आम जनता के देखने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं इस पर
जहां असिस्टेंट क्यूरेटर वामन वानखड़े इलाहाबाद संग्रहालय का कहना था कि इसे लोन पर दिया गया है और पिछले 4 महीने पहले ही इसे नेशनल म्यूज़ियम के द्वारा सौंप दिया गया है और जब भी ये कहीं और जाएगी तो वापस इलाहाबाद संग्रहालय आएगी। और क्या कुछ कहना है आइए दिखाते हैं। उन्होंने सदाशय के एक प्रतीक के रूप में भारत सरकार को सौंपा था। अब और वो सालों साल यहाँ इसी म्यूज़ियम में, जो एक देश के 4 सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, यहाँ रखा था। यहाँ मेरे जैसे सामान्य लोग और भी बहुत इतिहास के छात्र सब आते हैं, देखते हैं, उसको देख के गौरवान्वित होते हैं। उस एक स्टिक से उनको पूरा इतिहास समझ में आ जाता है। मगर अब जब वो संसद में रखा जाएगा तो कितने लोग उसको देख पाएंगे? तो मगर अब चूँकि सरकार का निर्णय है और वहाँ भी हमारे आपके प्रतिनिधि ही होते हैं, सारे पूरे देश की 150 करोड़ आबादी के प्रतिनिधि ही हैं। अब उनके माध्यम से या तो सरकार ऐसा कुछ करे कि वहाँ भी कोई गैलरी बना के आम आदमी के लिए उसको देखने के लिए रखे, वरना वो सिर्फ एक कांच के दरवाजे के अंदर बंद होकर रह जाएगा और सिर्फ संसद सदस्य ही उसको देख पाएंगे। यहाँ हर आदमी देख सकता था। मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला, जबलपुर से। इस म्यूज़ियम की स्थापना 1931 में हुई थी और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक छोटे से कमरे में हुई थी। उसके बाद कलेक्शन बढ़ता गया और नए भवन की आवश्यकता पड़ी। तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस नए भवन का शिलान्यास हुआ और उसके बाद उनकी जो इच्छा थी कि उनके पास जितना भी कलेक्शन है, जो उनको देश विदेश से गिफ्ट मिले हैं, वो इलाहाबाद म्यूज़ियम में सुरक्षित रखे जाए। तो उस समय के जो क्यूरेटर थे डॉक्टर S.C. काला जी, वो उनके यहाँ गए, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंतर्गत ये सभी उनका जो सामान है, उनके गिफ्ट्स है, ये इलाहाबाद म्यूज़ियम में आए। और उन्होंने जो लिस्ट बनाई उसमें ये गोल्डन स्टिक भी हमारी उसी में की थी। गोल्डन स्टिक पूरी सोने की बताई ये हमारे रिकॉर्ड जैसे कि उन्होंने लिखा है काला साहब ने, तो काला साहब ने लिखा है कि थिन ब्रास शीट पर गोल्डन पॉलिश। तो यहाँ से नवंबर में ये नए संसद भवन के लिए यहाँ से गई है और इसको जो है लोन पर जो है परमानेंट लोन पर इसको नेशनल म्यूज़ियम को इलाहाबाद म्यूज़ियम ने ट्रांसफ़र किया है। लोन्स पे यहाँ से लेके गए जी। परिचय बताइए। मैं डॉक्टर वामन वानखेड़े, असिस्टेंट क्यूरेटर, इलाहाबाद म्यूज़ियम, प्रयागराज। डीआरएम ऑफिस के पर्सनल चीफ ओएस की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। डीआरएम ऑफिस के पर्सनल चीफ ओएस मोतीलाल मिश्रा के ऑफिस में किया हंगामा। डीआरएम ऑफिस के पर्सनल चीफ ओएस मोतीलाल मिश्रा की पत्नी ने ऑफिस में चप्पल से की पिटाई। पति को अपशब्द कहते हुए चप्पलों से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। डीआरएम ऑफिस के पर्सनल चीफ ओएस मोतीलाल मिश्रा पर दूसरी शादी करने का पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप। डीआरएम ऑफिस के पर्सनल चीफ ओएस मोतीलाल मिश्रा पर खर्चा न देने का पत्नी ने लगाया आरोप। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बता दें, उस समय जब डीआरएम ऑफिस में हड़कंप मच गया जब मोतीलाल मिश्रा की पत्नी वहां पहुंची और पति से विवाद हुआ और हाथ में चप्पल लेकर पति की पिटाई करना शुरू कर दिया। ऐसे में किसी ने वीडियो बना लिया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग में चर्चा का विषय बना है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन संचालित केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज में नवीन सत्र 2023-24 की कक्षा 11वीं प्रवेश की सूची केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के विपरीत जारी होने के मामला अब तूल पकड़ लिया है। ऐसे में छात्र और अभिभावक परेशान दिखाई दिए हैं। उनका कहना था कि हमने जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया गया उससे विपरीत हमें दिया गया है और ऐसे में छात्र अब सब्जेक्ट बदलने के लिए कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कहना छात्रों का और परिजनों का, आइए दिखाते हैं। हमने 11 में बायो लिया था लेकिन इन्होंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। जो पहली लिस्ट निकली थी उसमें पीसीबी में एडमिशन था लेकिन फिर उन्होंने वो वाला कैंसिल करके एआई का मार्क्स हटा के दूसरी लिस्ट निकाली जिसमें मेरा एडमिशन कॉमर्स में कर दिया। तो मतलब बायो चाह रही थी, कॉमर्स में डाल दिया। क्या नाम है? आयुषी तिवारी।
क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर मुझे बायो लेना था पर मेरे नाम कॉमर्स की लिस्ट में है। कॉमर्स में मतलब जो हर्षिता की दिक्कत है वो आपकी दिक्कत है। मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है 11th में इस बार हुआ है, मगर वो AI सब्जेक्ट हटा के उसका परसेंट जो है कम करके कॉमर्स दे दिया है। पहली लिस्ट में बायो में था मगर दूसरी में जो है कॉमर्स में दे दिया है। अच्छा, आपका क्या है? मेरा नाम सत्यम कुमार है। ये केंद्रीय विद्यालय में क्या है, क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को? जी मैं आर्ट्स का फॉर्म डाला था कि मुझे 11th में आर्ट्स चाहिए और मुझे कॉमर्स विद हिंदी मिल गया। पहले लिस्ट में मुझे पहले आर्ट्स दे दिए थे, फिर दूसरे लिस्ट में मुझे कॉमर्स और हिंदी दिए। अरे अंकल देख रहे अंकल, मुझे सब्जेक्ट कुछ और लेना था, दे दिए कुछ और। तो आप क्या सब्जेक्ट चाह रहे थे? मुझे आर्ट्स चाहिए था, मैंने आज भी भरा था, उसमें मैंने अपना में जनरल क्या नाम है OBC डाला था, तो ये लोग मुझे क्या नाम है मैं जनरल कर दिए मुझे। अच्छा, OBC से आप मतलब क्या कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं लगाए थे क्या? अच्छा। संगम नगरी के नए यमुना पुल पर ट्रैफिक को लेकर दिक्कत बढ़ने जा रही है। 3 महीने तक पुल पर मरम्मत होगी और जून से बड़े वाहनों का पुल पर आवागमन ठप हो जाएगा। 1 लेन से छोटे वाहन जाएंगे और 4 लेन वाले पुल की मरम्मत में 17 करोड़ रुपए का खर्च होगा। पुल की मरम्मत फ्रांस की कंपनी करेगी। नैनी से शहर आने वाली रूट पूरी तरह से बंद रहेगा। जाम से निपटने के लिए पुल यमुना का सहारा पुराने लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना निदेशक पंकज मिश्रा के अनुसार 1510 मीटर लंबे पुल की मरम्मतकरण 3 माह का समय लगेगा। नैनी से शहर आने वाले पुल मार्ग का ज्वाइंडर भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए इसे पहले लाइन रिपेयरिंग कराई जाएगी और वायरिंग बदली जाएगी। समय समय पर कुछ दिन के लिए आवागमन बहाल भी किया जाएगा। बताते चले नए यमुना पुल पर साल 2004 में आवागमन चालू हुआ था। 20 साल में इसकी मरम्मत ज़रूरी होती है, इसलिए पुल की मरम्मत होगी। इस पुल को हर रोज़ लगभग 35,000 बड़े वाहन आवागमन होते हैं। ये पुल सबसे व्यस्त पुल में से एक है जो शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता है और यहाँ पर लोगों का रोज़ आना जाना इसी पुल से होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये पुल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है और लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और लोग यहाँ से सेल्फी फ़ोटो भी लेते दिखाई। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज की रहने वाली शारदा देवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर और पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उनके दोनों देवर समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वे अपने रिश्तेदार के घर बच्चों साथ गई थी तो उनके कमरे का ताला तोड़कर नकदी और जेवर सारी चीज़ लूट ली। FIR दर्ज कराने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और थाना अध्यक्ष पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे दोनों देवरों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। आए दिन गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि मैं अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से इस घर में रह पाती हूँ। आए दिन पानी, आए दिन पैसा नहीं देते हैं, पानी काट देते हैं। एक दिन मेरी गैर हाजिरी में दोनों देवर मेरे कमरे का, अलमारी का ताला तोड़ करके जितना भी मेरी जमा पूंजी, गहना गुड़िया, कागजात वगैरह थे सब लूट ले गए। बहुत मुश्किल से मैं थाना कीटगंज में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया तो थानाध्यक्ष जी ने FIR तो दर्ज कर लिया, मगर उसके बाद मेरे और मेरे बेटी को आए दिन थाना में बैठा करके दुर्व्यवहार करते हैं और यहाँ तक कि FIR वापस करने के लिए दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि ये सब गहना गुड़िया अगर रास्ते में गिर जाता तो क्या करती। मेरे दोनों देवर समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। थानाध्यक्ष राममूर्ति यादव जी ने दबाव बनाते हुए दोनों देवरों से समझौता करने का को कहते हैं कि आप इनसे समझौता कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी, मैं कहाँ न्याय देने जाऊं? मैं बहुत परेशान महिला हूं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों और अपने परिवार के साथ आपके समक्ष अपनी परेशानी प्रस्तुत कर रही हूं। मेरे कष्टों को दूर करते हुए मुझे न्याय दिलाइए।
मुझे न्याय दिलाइए योगी जी, आपके अलावा मेरा और कोई सुनवाई करने वाला नहीं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों निरंजन के पुल का रास्ता बंद है और ऐसे में लोग विभिन्न रास्तों से घूम के जा रहे हैं, चाहे वो रामबाग हो या हाईकोर्ट पानी की टंकी। ऐसे में आज नैनी में और रामबाग और बैराना क्षेत्र में जाम लगा दिखाई दिया। जाम के झाम से लोग परेशान दिखाई दिए। साथ ही ऐसे में रामबाग ओवरब्रिज के पास भी जाम लगा दिखाई दिया और लोगों को लंबी वाहन की कतार दिखाई दी। बता दें, जहां जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में जहां नैनी पुराने ब्रिज पर भी आज जाम लगा दिखाई दिया और लोगों को घूमकर आना जाना पड़ा। बताते चलें कि आने वाले समय में जहां 1 जून से नया यमुना ब्रिज भी बंद हो जाएगा और ऐसे में और भी जाम की समस्या बढ़ सकती है। जहां ई-रिक्शे सड़क पर अगर नियंत्रित नहीं करे गए तो ऐसे में जाम से लोग और परेशान होंगे। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ जाम, और लोग हो रहे हैं जाम के झाम से परेशान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में अक्सर लोगों की गाड़ियां गड्ढे में घुस रही हैं। बता दें, सिविल लाइन्स के सुभाष चौराहे के पास लगातार कई चेंबर होल हैं और जिनके ढक्कन गायब हो गए हैं, जिससे अब लोग आने जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, दिन में अक्सर गाड़ियां इन गड्ढों में फंस जाती हैं और जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदारों की लापरवाही और नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, लोगों का अच्छा खासा नुकसान होता है। गाड़ियाँ जब 4 व्हीलर इन गड्ढे में गिरती हैं तो उनके बम्पर और अन्य चीज़ टूटकर क्षतिग्रस्त होकर नुकसान काफ़ी होता है और ऐसे में अब जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण यहाँ लोग परेशान होते हैं। और यहाँ पर गड्ढे में गिरी गाड़ी को आप देख सकते हैं लोग किस तरह से निकाल रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह की होती है कार्रवाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।